नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 7 हिस्ट्री, अध्याय 9 क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। हम बात करेंगे यहाँ रीजनल कल्चर्स की। भारत आज भी अलग अलग संस्कृति वाला देश है। अलग अलग भाषा, पहनावा, रहन सहन, तौर तरीके, म्यूजिक, डांस, लोक कलाएं अलग अलग हैं। तो क्या मध्यकाल में भी जो हजार वर्षों में परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं उस समय भी ऐसा था? हाँ, तो क्या क्या था? तो इसको शुरुआत करते हैं हम रीजनल कल्चर्स की जो स्टार्टिंग है। हम पहले देखते हैं कि हम एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। जैसे कि आप भाषा में ले लिया आपने, काव्य अर्थात कविताएं वगैरह, लिटरेचर साहित्य है वहां का। वस्त्र, भोजन, नृत्य, वस्त्र, भोजन, नृत्य, संगीत, कला, ये सब जो रीजनल पहचान होती है, जो क्षेत्रीय पहचान होती है, ये सब हर क्षेत्र में संस्कृति में अलग अलग होती है। तो ये सब मिलकर के किसी भी क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो भारत में इस प्रकार से बहुत सारी क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप भी इनमें से किसी को फॉलो करते होंगे। मान लीजिए आप गुजरात के हैं तो आपका जो फोक डांस है वो है गरबा, लोक नृत्य है ना। फिर यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का पहनावा है, यहाँ का खान पान है, बहुत लगाव होता है एक दूसरे की अपने कल्चर से। दूसरे कल्चर की रेस्पेक्ट भी करते हैं, उसको सीखने की कोशिश भी करते हैं। इन्हीं में हम पढ़ेंगे। तो क्षेत्रीय संस्कृतियों में जो सबसे पहला टॉपिक आपका दिया हुआ है वो दिया है चेर और मलयालम भाषा का विकास। चेर और मलयालम सबसे पहला, और शुरुआत की जा रही है यहां पर आपके दक्षिण भारत से। ये इस तरह से अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं कच्चा, तो ये जो है ये वाला केरल, यहां की बात हो रही है। शुरुआत हो रही है दक्षिण भारत से। क्षेत्रीय संस्कृति चेर और मलयालम भाषा का विकास। जगह है महोदयपुरम का चेर राज्य। महोदयपुरम केरल का चेर राज्य, याद रखना है आपको। सबसे पहले चेर राज्य की बात हो रही, चेरों की बात हो रही, मध्यकाल की जो हजार वर्षों का इतिहास है उसकी बात। 9वीं सदी भारत के दक्षिण पश्चिम में महोदयपुरम या 9वीं सदी की बात हो रही है। और भारत का ये देखिए, ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम इलाका भारत के द लिखूंगा मैं, दक्षिण पश्चिम में स्थित। कोई दिक्कत नहीं। कोई भी क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज जो है, तो अभिलेखों में मलयालम भाषा का प्रयोग सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा का पहला प्रयोग था। मलयालम भाषा केरल के अंदर बोली जाती है आज भी। मलयालम भाषा तो किसी सरकारी अभिलेखों में पहली क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रयोग किया गया मलयालम का। याद रखना है, पहली क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रयोग मलयालम भाषा का सरकारी अभिलेखों में सर्वप्रथम। ये जो मलयालम भाषा है वो संस्कृत परंपराओं से भी प्रेरित थी। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो संस्कृत भाषाओं से भी प्रेरित या संस्कृत भाषा से भी प्रेरित भाषा लिखेंगे। यहां का जो साहित्य था मलयालम भाषा वाला, वो संस्कृत से भी प्रेरित था, संस्कृत भाषा से भी प्रेरित था, संस्कृत परंपरा से भी प्रेरित था। यहाँ का जो मंदिर रंगमंच है वो संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मंदिर रंगमंच की जो परंपरा थी, मंदिर के अंदर जो रंगमंच और उसका जो वृतांत किया गया इन भाषाओं में, वो संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मंदिर रंगमंच संस्कृत के
महाकाव्यों पर आधारित था। तो ये बात आपको पता रखनी, हम पढ़ रहे हैं चेर, महोदयपुरम और केरल मलयालम भाषा, क्षेत्रीय भाषा। सबसे पहले मलयालम का हमने यहां पर दृष्टांत लिया है। मंदिर रंगमंच की बात हो गई। अब मलयालम भाषा की जो पहली साहित्यिक कृतियां हैं वो 12वीं शताब्दियों में लिखी गई मिली है, वो संस्कृत से प्रेरित थी। तो यहां पर लिखेंगे मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति, पहली साहित्यिक मतलब लिटरेचर लिखा गया साहित्यिक कृति 12वीं सदी, और ये 12वीं सदी में ये भी जो है वो संस्कृत से प्रेरित थी, संस्कृत से प्रेरित। और अब जो इंपॉर्टेंट एक ग्रंथ का नाम आ रहा है वो आ रहा है आपके लीला तिलकम। याद रखना, ये प्रश्न आता है इसके ऊपर कि लीला तिलकम के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। लीला तिलकम 14वीं सदी के अंदर लिखा गया ग्रंथ, याद रखना। लीला तिलकम 14वीं सदी का एक ग्रंथ जिसकी विषय वस्तु थी ग्रामर, व्याकरण और लिटरेचर, काव्य शास्त्र। विषय वस्तु क्या थी इसकी, मतलब ये लीला तिलकम किसके ऊपर लिखा गया ग्रंथ था? व्याकरण तथा काव्य शास्त्र, याद रखना, लिटरेचर और ग्रामर के ऊपर। व्याकरण तथा काव्य शास्त्र इसकी विषय वस्तु थी, उसमें व्याकरण के नियम वगैरह लिखे हुए थे। जिस शैली में लिखा गया वो शैली थी मणि प्रवालम। लीला तिलकम ग्रंथ कौन सी शैली में लिखा गया, ये ध्यान में रखना है आपको, मणि प्रवालम ये शैली थी लिखने की। और मणि प्रवालम का मतलब होता है हीरा तथा मूंगा, याद रखना। और जो जानकार ये कहते हैं कि यहाँ पर हीरा तथा मूंगा जो है वो 2 भाषाओं के लिए यूज किया गया। ये 2 भाषाएं कौन कौन सी थी? हो सकता है एक संस्कृत हो और एक क्षेत्रीय भाषा हो। तो ये आपको पता रखना, एक संस्कृत और एक क्षेत्रीय भाषा। लीला तिलकम 14वीं सदी का ग्रंथ मणि प्रवालम शैली में, जिसका मतलब होता है हीरा और मूंगा। यह है इस अध्याय की शुरुआत, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। सबसे पहले हमने भाषा के ऊपर चर्चा की। भाषा में भी सबसे पहले महोदयपुरम केरल के अंदर मलयालम भाषा। देखिए शुरुआत यहां से हो रही है, चेर और मलयालम भाषा का विकास। महोदयपुरम जगह का नाम, चेर राज्य, 9वीं शताब्दी, भारत का दक्षिण पश्चिम, ये रहा दक्षिण पश्चिम केरल। मलयालम भाषा किसी सरकारी अभिलेख में पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका प्रयोग किया गया मलयालम, याद रखना। संस्कृत से भी प्रेरित थी, संस्कृत के नियमों से प्रेरित थी। मंदिर रंगमंच की जो विधा है वो संस्कृत महाकाव्यों से ली गई थी। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति 12वीं शताब्दी में प्रकाश में आई और वो भी संस्कृत से प्रेरित थी, या संस्कृत से कुछ न कुछ उसमें लिया गया, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है लीला तिलकम ग्रंथ, 14वीं सदी का ग्रंथ था। इसका जो विषय वस्तु है वो व्याकरण और काव्य शास्त्र पर लिखा गया है। शैली इसकी मणि प्रवालम है, जिसका मतलब होता है हीरा और मूंगा। और यहाँ पर 2 हीरा और मूंगा 2 भाषाओं के लिए यूज किया गया, ऐसा माना जाता है। हम लोग भाषा में, काव्य में, वस्त्र में, भोजन में, नृत्य में, संगीत में अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृतियों को फॉलो करते हैं, उसी के ऊपर पूरा ये टॉपिक है। सबसे पहले हमने बात की केरल की, अब मैं आपको ले जाता हूं यहां पर तटीय राज्य उड़ीसा, याद रखना। उड़ीसा की बात करेंगे अभी। उड़ीसा पुरी जगन्नाथ कौन नहीं जानता है, देखते हैं क्या है, लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। केरल मलयालम भाषा के बाद में अब हम बात करते हैं उड़ीसा। और उड़ीसा के अंदर एक जगन्नाथी संप्रदाय है। आपने पुरी का नाम सुना होगा। हिंदू धर्म में 4 जो प्रधान पीठ है, 4 धाम है, उसमें से एक है पुरी। ये जगन्नाथपुरी उड़ीसा की जो लोकेशन है, इसको आपको समझना है। बार बार इस यहाँ पे चित्र प्रदर्शित होते रहेंगे, उससे भी आपको समझते रहना है। तो उड़ीसा के अंदर पुरी जो है वो उड़ीसा का जगन्नाथ संप्रदाय, पुरी जगह का नाम है। उड़ीसा का जगन्नाथी संप्रदाय, उड़ीसा का जगन्नाथी संप्रदाय, इसके बारे में हम पता करेंगे कि कैसे धीरे धीरे ये जो है जनजातीय प्रथा से निकल करके लोगों का जो लोकल कल्चर था उससे निकल करके इतना प्रसिद्ध हुआ है।
उड़ीसा का जगन्नाथी संप्रदाय, जगन्नाथ का मतलब होता है दुनिया का स्वामी, जो कि विष्णु का पर्यायवाची माना जाता है। जगन्नाथी संप्रदाय, जगन्नाथ का मतलब होता है दुनिया का स्वामी। जगन्नाथ का अर्थ है दुनिया का स्वामी, और ये है जो विष्णु का पर्यायवाची अर्थात विष्णु भगवान का एक रूप माना जाता है। पर्यायवाची मतलब दूसरा नाम। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जगन्नाथी संप्रदाय, उड़ीसा पुरी के अंदर जगन्नाथ का मतलब है दुनिया का स्वामी, विष्णु का एक और रूप है और नाम है। ये जो भगवान जगन्नाथ है, इसकी जो शुरुआत में जो मूर्ति थी वो काष्ठ की थी, लकड़ी की थी। आज भी स्थानीय जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। तो काष्ठ प्रतिमा, यहां लिखता हूं मैं, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। काष्ठ प्रतिमा अर्थात लकड़ी की प्रतिमा, काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। जो काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातियों द्वारा बनाई जाती है, जो धीरे धीरे है ना आगे चलकर जो है विष्णु का रूप माना गया या रूप बन गया, और वो झोपड़ी से निकल करके बड़े मंदिर में स्थापित किया गया। जो संभवतः स्थानीय देवता थे, आगे चलकर जो संभवतः एक स्थानीय देवता थे, लोकल देवता थे, स्थानीय देवता थे, जो आगे चलकर विष्णु का रूप बन गए, जो आगे चलकर विष्णु का रूप बन गए। अब ये कैसे हुआ? देखिए, इसमें ज्यादातर जो भूमिका होती है वो थी राजाओं की और ब्राह्मणों की। तो राजा अनंत वर्मन थे 12वीं सदी में। राजा अनंत वर्मन, याद रखना राजा का नाम, 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन ने पुरी में भगवान जगन्नाथ के लिए मंदिर बनवाया। पुरी में भगवान जगन्नाथ के लिए मंदिर बनवाया। और जब राजा मंदिर बनवाएगा तो प्रजा क्यों उसको फॉलो नहीं करेगी, ये बताइए मुझे। तो सबसे पहली बात तो ये कि राजा ने मंदिर बनवा दिया, तो फिर वो स्थानीय देवता नहीं रहे, वो पूरे पुरी के आसपास के जितने भी लोगों की जो श्रद्धा थी वो उनसे जुड़ी। जो लोग राजा में श्रद्धा रखते थे वो भगवान में श्रद्धा रखने लगे। अब आगे क्या हुआ? अनंत वर्मन ने मंदिर बनवाया। उसके बाद में 1230 के अंदर जो राजा था अनंग भीम तृतीय, याद रखना, राजा अनंग भीम तृतीय ने 1230 में एक बहुत बड़ा काम किया। क्या कहा इसने? राजा अनंग भीम तृतीय ने राजा पुरुषोत्तम जगन्नाथ राज्य जो है वो अपना 1230 में अपना राज्य किसको समर्पित किया? भगवान को। नाम दिया पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित कर दिया। समर्पित कर स्वयं को क्या बताया? प्रतिनियुक्त, कि मैं तो भगवान का प्रतिनिधि हूं, असल राजा तो भगवान है। प्रतिनियुक्त कहते हैं ना कि सेठ कौन है? कि सेठ तो सांवरिया सेठ है, भगवान कृष्ण है, हम तो सारे उसके नौकर हैं। वही बात, अगर कोई राजा खुले मंच से यह कहता है कि मैं मेरा पूरा साम्राज्य भगवान पुरुषोत्तम को या जगन्नाथ को भेंट करता हूं, मैं तो सिर्फ उसका दीवान हूं, काम करने वाला हूं, तो जनता उस देवता के लिए कितना मतलब आगे आएगी, कितना उस देवता के प्रति राजा के मन के अंदर, जनता के मन में देवता के प्रति समर्पण होगा। यही हुआ। यहां से फिर जो पुरी है वो पूरी आगे बढ़ी। पुरी के अंदर पुरी का यशोगान हुआ। भगवान जगन्नाथ की पूजा जो है वो अब
बड़े पैमाने पर होने लगी। और वो फिर पुरी तो एक आपको पता ही है ना, हमारा 4 धामों में से एक धाम है, पीठ है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा जो है वो जग प्रसिद्ध है। तो अब इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व बढ़ा। पुरी का सामाजिक और राजनीतिक महत्व बढ़ा, लोगों की श्रद्धा उससे जुड़ी। तो जो भी पुरी को जीतना चाहता वो क्या करता, पहले मंदिर को जीतता। इसलिए जो भी आए, चाहे मुगल आए, मराठे आए और ईस्ट इंडिया कंपनी आए, मुगलों, मराठों व अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना, अंग्रेजों की ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे मुगल थे, चाहे मराठे थे, चाहे अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, ने उड़ीसा अर्थात पुरी को जीतने से पहले, पुरी को जीतने से पूर्व मंदिर पर अधिकार किया, क्योंकि वहां से लोगों की आस्था जुड़ी थी। तो जो भी आता उड़ीसा को जीतने, पहले पुरी को अधिकार करता। तो ये है उड़ीसा से जुड़ी हुई बातें। आपको चित्र नजर आ रहा है, इस चित्र के अंदर बालभद्र, सुभद्रा है ना, और जगन्नाथ जी की एक तालपत्र पांडुलिपि पर बनी हुई एक तस्वीर है। बस ऐसी जो लोकल जो आदिवासी जनजाति जो कास्ट प्रतिमा बनाते थे, उसकी पूजा शुरू में होती थी, बाद में उसको बड़े लेवल पर जो है पूजा गया। धीरे धीरे जो स्थानीय परंपरा थी वो जन सामान्य की परंपरा बन गई। तो केरल के बाद में उड़ीसा हो गया। पहला वीडियो यहां समाप्त होता है। दूसरे वीडियो में हम इसी चैप्टर की जो सांस्कृतिक परंपरा है, क्षेत्रीय परंपरा है, उसको आगे बढ़ाएंगे। नोट कीजिए इसको, लेकिन उसके पहले मैं रिवीजन ले लेता हूं। उड़ीसा का जगन्नाथी संप्रदाय, जगन्नाथ का मतलब दुनिया का स्वामी, ये विष्णु का पर्यायवाची है। काष्ठ की लकड़ी की प्रतिमा जनजातियों द्वारा बनाई जाती थी, जो बाद में धीरे धीरे स्थानीय देवता थे और फिर वो बाद में विष्णु का रूप माने जाने लगे। यहां पर आपको बिंदु 1 लगाना है। इसका राजा अनंत वर्मन की बात है, जिसने उड़ीसा में पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनाया। अनंग भीम तृतीय से एक कदम आगे गए। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ असली राजा है, मैं तो सिर्फ उसका दीवान हूं, प्रतिनियुक्त हूं। तो इस प्रकार से पुरी का जो है सामाजिक और राजनीतिक महत्व बढ़ गया। जो भी उड़ीसा को जीतने आया, पहले मंदिर को जीता, फिर बाद की बात की। इस तरह से ये आपको पता रखना है। अब आप इसको नोट कीजिए।